हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं आपके लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को चट्टानों के अपक्षय के बारे में एक सामान्य से जानकारी दी थी कि जो चट्टानें होती है वो प्राकृतिक बलों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे टूटने लग जाती है, विखंडित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को अपन चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का अपक्षय मुख्यतः 3 कारकों की वजह से होता है, या ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा होता है आपका रासायनिक अपक्षय, और तीसरा होता है आपका जैविक अपक्षय। इन सभी के बारे में मैंने आपको जो है एक सामान्य सी जानकारी पिछले वीडियो में दे दी है। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन, और इसमें मैं आपके सामने चट्टानों के अपक्षय के अंदर पहला प्रकार यानी भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये भौतिक अपक्षय होता क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सी बात है कि चट्टानें जो होती है ना, इन चट्टानों के ऊपर विभिन्न भौतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण, यानी कि जब विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। यानी कि जो आपकी ठोस व स्थूल चट्टानें हैं वो विभिन्न भौतिक शक्तियों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे टूटने लग जाती है और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक अपक्षय के बारे में अपनी यहाँ पर बात हुई है। अब इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक संगठन जो होता है ना वो नहीं बदलता है। यानी जैसा रासायनिक संगठन उनका चट्टानों के अंदर था वैसा ही रासायनिक संगठन उनका टूटने के बाद भी रहेगा, यानी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो भौतिक अपक्षय के बारे में अपन बात कर रहे हैं, यांत्रिक अपक्षय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बता दिया मैंने यहाँ पर कि विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस व स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाना क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि सर ये जो भौतिक अपक्षय होता है ना, मैंने आपको बताया विभिन्न भौतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण होता है। अब कौन कौन से भौतिक कारक हैं जो भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं, बस उन कारकों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया के निम्न भौतिक कारकों से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, और इन कारकों में सबसे पहला कारक आता है आपका तापक्रम या ताप। अब तापक्रम या ताप की बात करें तो देखो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जब चट्टान के ऊपर, मान लेते हैं एक चट्टान अपने पास है, और उस चट्टान के ऊपर जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है या जैसे ही वहां पर तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के कारण चट्टान की जो ऊपरी सतह होती है ना, चट्टान की जो ऊपर की सतह होती है वो उस ताप के प्रभाव के कारण धीरे धीरे गर्म होगी, और गर्म होने के कारण वो धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। ऐसा नहीं कि फैल के एक साथ इतनी चौड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता है भाई। धीरे धीरे बहुत ही मंद गति से वो क्या होगी, धीरे धीरे फैलती हुई वो, यानी वो फैलने लग जाती है। और जब तापमान कम होता है तो उसकी विपरीत प्रक्रिया, अर्थात पहले फैल रही थी अब धीरे धीरे वापस क्या लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो तापमान के प्रभाव के कारण क्या होता है कि ताप बढ़ने पर चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाती है, चट्टानों की ऊपरी सतह धीरे धीरे फैलती है। ठीक है, फिर तापमान कम होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। अब बार बार ये फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया चलती रहेगी,
तो धीरे धीरे वो चट्टान जो होती है उसके बीच में दरारें पड़ जाएगी और उस दरारों के कारण धीरे धीरे जो है वो विघटित हो जाती है, खंडित हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर होकर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ताप बढ़ने पर चट्टानों की ऊपरी सतह या ऊपरी भाग जो होता है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज अपने इसको कर लेंगे, ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलती है तथा ताप कम होने पर सिकुड़ती है। इस प्रकार प्रसार व संकुचन के कारण चट्टानें कमजोर होकर खंडित हो जाती है, टूट जाती है और इसी कारण चट्टानों में उपस्थित खनिज भी टूटकर अलग हो जाते हैं। यानी चट्टानें तो टूटेगी ही सही, उन चट्टानों के अंदर जो खनिज हैं वो खनिज भी क्या होंगे, टूटकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तापमान के प्रभाव के कारण लगातार फैलने व सिकुड़ने के कारण चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, कमजोर होकर टूट जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो आ गई, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करने वाला पहला कारक या पहला भौतिक कारक आ गया है कौन, तापमान। दूसरा बात करते हैं अपन जल के बारे में। अब देखो जल के बारे में बात करें तो आपको पता है वर्षा का जो जल होता है वो नदियों के माध्यम से, है ना, नालों के माध्यम से बहता हुआ जाता है और जब इस बहते हुए जल के प्रभाव में, इस बहते हुए जल के प्रवाह के साथ या इसके सामने कोई चट्टान आ जाती है तो उस बहते जल के प्रभाव के कारण, उस बहते जल के धारा के कारण क्या होता है, वो जो चट्टानें होती है उनके कुछ अंश, उनके कुछ भाग टूट जाते हैं। यानी कि जब वो तेजी से, बहुत अधिक वेग से जो है वर्षा का जल बह रहा है तो उस कंडीशन में उनके सामने जो भी चट्टानें आती है उनके कुछ अंश क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ भाग उनके टूट जाते हैं। अब ये टूटे हुए भाग जब उन उस वर्षा के जल के साथ लगातार बहते हैं तो ये घर्षण के परिणाम स्वरूप, टकराव के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटते जाते हैं और इस प्रकार से जो चट्टानें होती है वो जल के प्रभाव के कारण भी क्या होती है, विघटित होती है, इनका अपक्षय होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अधिक वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों के कुछ अंश टूटकर अलग हो जाते हैं और वर्षा जल के साथ बहने पर ये टुकड़े टकराव व घर्षण के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा जल जो होता है ये भी आपका भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करें अपन यहाँ पर अगला कारक, तो वो आता है आपका बर्फ। देखो क्या होता है, जो बर्फ होता है ये भी आपके जो भौतिक अपक्षय होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि क्या होता है, देखो कि जब चट्टानों की जो दरारें होती है ना, जब चट्टानों की जो दरारें होगी, इन दरारों के अंदर पानी भर जाता है और ठंडक के कारण, यानी सर्दी के दिनों में क्या होता है, चट्टानों की दरारों में भरा हुआ पानी इस ठंडक के कारण जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है। और आपको पता होना चाहिए जल की तुलना में बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर वो जो दरारें होती है वो धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है। दरारें क्या होती जाएगी, धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है और इस कारण जो है आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें धीरे धीरे टूटने लग जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ जल ठंडक के कारण जमकर बर्फ में बदल जाता है, जिससे उसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है और इस आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है। तो इस प्रकार से भौतिक अपक्षय किन किन कारकों के माध्यम से होता है, इनमें अपन ने मुख्यतः 3 कारक देख लिए हैं। कौन कौन सा कारक देखा अपन ने, सबसे पहला अपन ने तापमान को देखा। तापमान बढ़ने पर चट्टानें फैलेगी, कम होने पर सिकुड़ेगी। फैलने सिकुड़ने के इस प्रक्रम के माध्यम से चट्टानें धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाती है। बात करें अपन जल के माध्यम से, तो देखो जल जो होता है ये जब अधिक वेग से प्रवाहित होता है तो चट्टानों के कुछ अंशों को तोड़ देता है और कुछ अंश जब टूट जाते हैं चट्टानों के तो उनके टूटने की वजह से धीरे धीरे चट्टानें इसी प्रकार से टूट टूट कर जो है विखंडित हो जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय कहेंगे। इसके अलावा बात करें अपन तो देखो बर्फ जो होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जब चट्टानें होती है, इन चट्टानों की दरारों के अंदर
चट्टानों की दरारों के अंदर पानी जमा हो जाता है और ये पानी ठंडक के कारण जमकर बर्फ में बदल जाता है और बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होने के कारण ये चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये 3 चीजें तो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सर और कौन कौन से कारक हैं जो इस भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप लोग जो है इसे नोट करते रहे भाई। नोट करने का सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको पोज करना है और आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल व्यवस्थित नोट्स यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, तो इन नोट्सों को आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। वो कौन कौन से कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनमें आता है आपका हिमजल, यानी कि अगला पॉइंट जो आता है आपका 4th कारक, वो आता है हिमनद बोलते हैं इसको, और इसी को बोला जाता है ग्लेशियर। क्या बोला जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, हिमनद या ग्लेशियर। अब देखो, हिमनद अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बढ़ते हैं और ये दाब और रगड़ के कारण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। देखो क्या होता है, ग्लेशियर की अपन बात करें या हिमनद की अपन बात करें तो देखो क्या होता है, अपन जानते हैं पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जहाँ तापमान बहुत कम होता है वहाँ पर क्या होता है, बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ वहाँ पर पहाड़ों की चोटियों पर जम जाती है। ठीक है ना। अब जब कभी तापमान बढ़ता है या किसी भूगर्भीय हलचल के कारण वो ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर जम चुके हैं, वो भूगर्भीय हलचल के कारण जब पहाड़ से टूटकर कहाँ आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, मैदानी भागों में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा हिमनद, इतना बड़ा बर्फ के टुकड़े जो कहाँ पर जम चुके थे, आपके पहाड़ के ऊपर जमे हुए थे, जब वो भूगर्भीय हलचल के कारण वहाँ से टूट कर आएंगे, नीचे आएंगे, तो उनके मार्ग में जो भी चट्टानें आती है उन सभी चट्टानों को क्या करते हैं, दबाव के कारण, घर्षण के कारण उनको क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो हिमनद होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, ये भी आपके क्या करते हैं, ये भी आपके भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पर कि हिमनद अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं, जो घर्षण एवं दबाव के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, हिमनद या ग्लेशियर की बात हो गई है। अब बात करते हैं अपन अगला कारक, और वो है आपकी हवा। तो देखो भाई, हवा की अपन बात करते हैं तो वायु जो होती है ये भी आपकी भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होती है। आपको पता होना चाहिए, जैसे रेगिस्तान है अपना, है ना, रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत तेजी से हवा चलती है भाई, और जब ये हवा बहुत तेजी गति से चलती है तो इसके मार्ग में जो भी, देखो क्या होता है, हवा जब तेजी से चलती है तो इसके साथ ये रेत के कण, धूल मिट्टी के कण, इनको भी उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, और जब रेत के कण, धूल मिट्टी के कण हवा के साथ किसी चट्टान से टकराते हैं तो उन
कणों के कारण लगातार वहां पर क्या होता है, उस चट्टान के ऊपर घर्षण होता है और उसके घर्षण बल के कारण धीरे धीरे चट्टान की ऊपरी सतह टूटने लग जाती है और इस प्रकार से धीरे धीरे घर्षण के कारण लगातार घिसती हुई वो चट्टान जो होती है पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लगातार बहुत तेज हवा जहां पर चलती है वहां पर चट्टानों का अपक्षय लगातार इस हवा के कारण होता जाता है और धीरे धीरे चट्टानें लगातार क्या होती जाती है, टूटती जाती है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखेंगे, आप लोग देखते हैं कि रेगिस्तान के अंदर कोई चट्टानें आपको दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वहां पर इतनी तेजी से हवा चलती है कि वो जो हवा होती है वो क्या करती है, वो आपकी उन चट्टानों को घर्षण बल के प्रभाव के कारण लगातार घिस घिस के पूरी तरह से मिट्टी के अंदर बदल देती है, बालू रेत में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तेज वायु अपने साथ बालू रेत के कण, छोटे छोटे पत्थर आदि, छोटे छोटे पत्थर आदि को उड़ाकर ले जाती है, जब ये कण चट्टानों से टकराते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप चट्टानें धीरे धीरे विघटित हो जाती है, तो इस प्रकार से जो वायु होती है ये भी आपकी क्या होती है भाई, ये भी आपकी जो अपक्षय होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब बात करें अपन लास्ट है अपना आकाशीय बिजली का कड़कना। आकाशीय बिजली का कड़कना, आकाशीय बिजली का कड़कना जो होता है ये भी, इससे भी चट्टानें जो होती है उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। देखो क्या होता है कि जब वर्षा के दिनों में आकाशीय बिजली कड़कती है तो बिजली जिस जगह पर गिरती है, ऐसा अपन सुनते हैं ना कि बिजली गिर गई है, तो भाई जिस जगह पर बिजली कड़की है उस जगह पर उस बिजली के प्रभाव के कारण चट्टानों के अंदर क्या जाती है, दरारें आ जाती है। तो ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने के कारण आपकी जो चट्टानें होती है वो अपक्षयित हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, जो बाद में पड़ जाती है, जिससे चट्टानें धीरे धीरे अपक्षयित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने भौतिक अपक्षय के बारे में
भौतिक अपक्षय को लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इस सभी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ पर कर ली है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को भौतिक अपक्षय वाला ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग एक दो बार अच्छे से पढ़ें। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।